नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस कक्षा में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 MPTGT की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 20 मार्च को आयोजित होने जा रही है। दोस्तों, इस कक्षा में हम प्रतिदिन एक नए विषय को, एक नए पाठ को लेकर आते हैं और उसकी प्रश्नोत्तरी करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की जो 7वीं कक्षा की संस्कृत की बुक है, उसके कुछ पाठ, और 6ठी कक्षा की बुक एक ही है, बस भागों में विभक्त है, सुरभि भाग 1, सुरभि भाग 2। तो सुरभि एक भाग के जितने पाठ लगे हुए थे कक्षा 6ठी में, जो पुस्तक लगी हुई है, उनको हमने संपन्न कर लिया है। 7वीं का चल रहा है, जिसमें कि एक पाठ बचा हुआ, उसको हम 2 पाठ बचे हुए हैं, एक आज और एक कल में हम उसको कर लेंगे। चलिए आइए, उसी श्रृंखला में आज एक नया पाठ, नया विषय, नए प्रश्न और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी, जिसको आप आंक सकते हैं। तो कृपया पेन कॉपी लेकर के बैठें और जो नया प्रश्न या आपकी समझ का जो प्रश्न है उसको टिक करें। आपने कितने, जो भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ उनमें से आपने कितने सीखे उसको भी आंके ना। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, विषय आपके समझ के साथ रहे और जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी को कुछ आकलन करके बताएं, तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जो भी कोई नई सूचना वीडियो से संबंधित या फिर अन्य कोई भी उसके विषय में आपको जो भी सूचना दें वो आपको शीघ्र पहुंच जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें। चलिए देरी न करता हुआ पुनः आज अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं, जिसका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मैंने आपको बताया कि हम नर्मदा नामक आज पाठ पढ़ेंगे, कक्षा 7वीं सुरभि भाग 2, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, पावन सलिला का अस्ति। दोस्तों, फिर मेरा कहना वही है कि आप यदि प्रश्नोत्तरी देखना शुरू कर रहे हैं और आपने अभी तक मूल पाठ नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ें, फिर प्रश्नोत्तरी करें, है ना। चलिए, तो पावन सलिला का अस्ति, नर्मदा, मैकाल सुता, रेवा या सर्वा। तो दोस्तों, यदि आप पहला नाम देख करके इस प्रश्न को कर देते हैं तो आपका, यदि नेगेटिव मार्क हैं तो 1/4, 1/4 नंबर कट जाएगा। कैसे? क्योंकि मैकाल सुता और रेवा ये भी नर्मदा की नाम है, तो आपको चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ना है और उनका पढ़ करके जवाब देना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का वैसे विकल्प हो गया हमारा सर्वा, अर्थात नर्मदा भी पावन सलीला है। उसी का दूसरा नाम मैकाल सुता है, मैकाल पर्वत से निकलने के कारण, और पावन सलीला रेवा नाम है, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम रेवा है, जिसके विषय में बहुत जगह हमको वर्णन प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सजीवनदायिनी का अस्ति, मध्य प्रदेश को जीवन देने वाली। क्योंकि जब हम नर्मदा के विषय में पढ़ते हैं, या अस्माकम देशा पाठ नामक जो हमने पाठ पढ़ा था, उसमें नर्मदा के विषय में आया कि ये मध्य प्रदेश के कटी प्रदेश पर मेखला का काम करती है, अर्थात मध्य प्रदेश की मेखला कौन है? नर्मदा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे हम मेखला को कमर पर बांधते हैं, वर्तमान में कहें तो बेल्ट को जैसे हम बांधते हैं, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश को बांधने वाली जो नदी है वो क्या है? मैकाल सुता नर्मदा, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है मैकाल सुता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ाघाट कस्मिन् नगरे अस्ति, जवालीपुरे, जबलपुरे, अमरकंटके, डिंडोरी नगरे। तो दोस्तों, भेड़ाघाट जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, बड़ा ही सुंदर दर्शनीय स्थल है, जो कि हमारे जवालीपुरे वैसे पाठ में आया है जवालीपुरे, परंतु मैंने ये जवालीपुर क्या है ये जान सकें तो जबलपुर इसका वर्तमान में नाम है, ठीक है। चलिए, बाकी दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो इस प्रश्न का यदि हम सही तरह से देखें तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, जवालीपुर भी हो सकता है, जबलपुर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, और अन्य नामों से, अपर नामों से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिवीजन भी करवा रहा हूँ कि जो हम पढ़ चुके हैं उनमें क्या क्या है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आद्यशङ्कराचार्यस्य गुरोः नाम किमस्ति? आचार्यगौतमः अस्ति किं? गोविन्दपादाचार्यः अस्ति किं? पद्मपादाचार्य अस्ति अथवा आचार्य पराशरः? दोस्तों, एक मित्र हैं जिन्होंने आज एक कमेंट किया था कि आप चारों विकल्पों को ना बोलें, सीधा डायरेक्ट आंसर दें। तो उन महोदय से, उन मित्र से मेरा निवेदन ये है कि मैं 4 विकल्प आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चारों विकल्प भी अच्छे से पढ़ें। दूसरा, मैं 4 विकल्प कोशिश वो करता हूँ कि हम जो पीछे पढ़कर आए हैं, जो हमने प्रश्नोत्तरी करी, उन प्रश्नोत्तरी में से कोई ऐसा नाम है जो हम पढ़ के आए हैं और जिसका रिवीजन होना ज़रूरी है, तो मैं उन नामों को रखता हूँ। जैसे यही प्रश्न है, इसमें मैंने जो नाम रखे हैं ये हम पहले पढ़ के आए हैं कुछ नाम। जैसे आचार्य पराशर की बात करें तो इन्होंने वृक्षायुर्वेद नाम का ग्रंथ लिखा है। कौन सा? वृक्षायुर्वेद, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो बार बार ये नाम सामने आएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है गोविंद पादाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा ओमकारस्य आकृति कुत्र धरति? नर्मदा जो नदी है वह ओमकार की आकृति कहाँ पर, अर्थात जो वो बह रही है उसके बहने का जो रास्ता है उस मार्ग में वह ओम का आकार कब लेती है या किस स्थान पर लेती है? क्या माहिष्मती नगर में लेती है, या मंडलेश्वर जो नामक स्थान है वहाँ पर नर्मदा के तट पर, या ओमकारेश्वर में, अथवा अनूपपुर? तो दोस्तों, माहिष्मती के विषय में हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर मिलता है कि यहाँ की रानी कौन थी? अहिल्याबाई, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा राज्य यहाँ पर विस्तृत किया। दूसरा, मंडलेश्वर, यह भी एक नर्मदा के घाट पर स्थित है। दूसरा, ओमकारेश्वरम, और इसी स्थान पर क्या है? नर्मदा ओम की आकृति धारण करती है। दूसरा, अनूपपुर जिले से तो नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदायाः उद्गमः कुतः भवति? ये अभी मैंने बता दिया है। इस प्रश्न का उत्तर, नर्मदा का उद्गम स्थान क्या है? अनूपपुर मंडलात। तो दोस्तों, क्या इतना प्रश्न सही है? तो इसमें ये भी ध्यान रखना है, अमरकंटक पर्वत से भी निकलती है। तो कुतः कहाँ से निकलती है? तो आप इनके दोनों आंसर कर सकते हैं। ये दो आपको इसलिए बनाए हैं कि दोनों में से कोई भी विकल्प आए। यदि 2 आए हैं तो वो ऐसा भी विकल्प बनाएंगे क, अथवा, तथा, ख, है ना। पर मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आपको दोनों की तैयारी हो जाए। ठीक है। मंडलेश्वरात, ये मैंने अभी बताया कि ये नर्मदा नदी के तट पर एक स्थित नगर है। दूसरा, सेठानी घाट, ये क्या है? जब नर्मदा होशंगाबाद में आती है, वर्तमान में जिसका नाम क्या है? नर्मदापुरम, है ना। जब वहाँ आती है तो वहाँ पर जो घाट है, जो तट है, उस घाट का नाम, उस तट का क्या नाम है? सेठानी घाटा। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 2 हो सकते हैं, अनूपपुर मंडलात अथवा अमरकंटक पर्वतात। चलिए अगला प्रश्न। मंडन मिश्रेण किम नगरम मंडितम? जो मंडन मिश्र हैं उन्होंने कौन सा नगर मंडित किया? क्या अनूपपुर नगर, मंडलेश्वर, नर्मदापुरम, महाराजपुरम? नर्मदापुरम किसका नाम है? होशंगाबाद का। ठीक है, होशंगाबाद। तो बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर है कि जो आचार्य मंडन मिश्र हुए हैं उन्होंने मंडलेश्वर नामक नगर के मंडित किया, उसको स्थापित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेवा कुत्र विलीयते? देखो, रेवा का उद्गम स्थान क्या है? अनूपपुर मंडल अथवा अमरकंटक की पहाड़ी पर्वत। ठीक है, पर ये मिल कहाँ जाती है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या हिंद महासागर में डूबती है ना, या बंगाल की खाड़ी में, जैसा अपना गंगा नदी ब्रह्मपुत्र का रूप धारण करके और आगे जो हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं हुगली नदी का रूप धारण करके कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। क्या अरब सागरे अथवा भृगुकच्छ नगरे? तो यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए, 5 विकल्प दिए हैं। अब देखिए इसमें से क्या उत्तर होगा सही।
इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा च, ग तथा घ, अर्थात अरब सागर में जाती है। और कहाँ से जाती है? भृगु कच्छ, जो गुजरात का, और गुजरात का पुराना नाम क्या है? गुर्जर प्रदेश। ठीक है, गुर्जर प्रदेश से भृगु कच्छ नगर से अरब सागर या अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है विकल्प ग तथा घ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। मैकाल सुता अनुपुरतः किम नगरम प्राप्नोति। जैसे ही मैकाल सुता अर्थात नर्मदा अथवा रेवा, तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब हम अस्माकं पाठ पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या नाम आया इसका? मेखला, मध्य प्रदेश से मेखला। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो अनुपुरता अर्थात यहाँ से उद्गम होता है, उद्गम होने के बाद यह किस नगर को प्राप्त करती है सबसे पहले, है ना? तो वो नगर कौन सा है? अनूपपुर से सीधा ये आती है डिंडोरी नगरम। ठीक है, फिर डिंडोरी नगर से कहाँ जाती है? महाराजपुरम। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं इस विषय में। बाकी इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डिंडोरी। जवालीपुरम अर्थात जबलपुर। होशंगाबाद का वर्तमान क्या नाम है? नर्मदापुरम। चलिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों, जैसा हम कालिदास के मेघदूत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मेघ का रास्ता पूछा जाता है। तो क्या पता आपसे नर्मदा का रास्ता पूछ लिया जाए, है ना? तो आपको यहाँ से याद रख लेना है। सबसे पहले अनूपपुर, फिर अनूपपुर से डिंडोरी। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे वहाँ एक जगह आया था ना, ओमकारेश्वर में ओम की आकृति धारण करती है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सर्पाकार गत्याः कुत्र चलती, है ना? तो सर्पाकार, सर्प की गति से कहाँ चलती है? सर्प के आकार में डिंडोरी से। फिर डिंडोरी से महाराजपुरम, महाराजपुर से जवाली। वहाँ क्या क्या होता है? भेड़ा घाट पे जाती है। और धुआंधार, जो वर्तमान में हिंदी में हम क्या नाम लेते हैं? धुआंधार, धूमधार जलप्रपात बनाती है ना। और भेड़ा घाट में क्या होता है? वहाँ पर संगमरमर की शिलाएं मिलती हैं। दूसरा, फिर होशंगाबाद आती है। होशंगाबाद में सेठानी घाट याद रखना है। ओमकारेश्वरम, ओमकारेश्वर से मंडलेश्वरम, मंडलेश्वर किसने स्थापित किया इसको? मंडन मिश्र ने। फिर महेश्वती नगरम, इसके बारे में बताया कि यहाँ पर महारानी अहिल्या ने राज्य किया। इसके बाद खलघाटेशूलपाणेश्वरम, ये गुर्जर प्रांत में प्रवेश करती है। फिर भृगुकच्छ नगरम और भृगुकच्छम से अरब सागर। तो एक दो बार इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ेंगे तो 2-4 बार में आपको याद हो जाएंगे, है ना? सबसे पहले अनूपपुर, डिंडोरी, अनूपपुर में वो डिंडोरी में याद रखना है सर्पाकार गति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि कालिदास कस्मिन् ग्रंथे रेवायाः वर्णनं कृतवान्। शायद ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो एक तो ये भी याद रखना है कि कालिदास के टोटल 7 ग्रंथ हैं। ठीक है, कौन कौन से? अभी बात बताता हूँ, पहले इनको देखिए। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि सबसे प्रसिद्ध नाटक है ना? इसके बाद रघुवंशम महाकाव्य, मेघदूतम और कुमार संभवम, ये भी महाकाव्य है। ठीक है, तो ये 2 महाकाव्य हो गए हैं। 2 खंडकाव्य, एक मेघदूत और ऋतुसंहार। और फिर इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक हो गया है ना? और इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा दोस्तों? जो इसके बारे में पूछा, महाकवि कालिदास कस्मिन् ग्रंथे रेवायाः वर्णनं कृतवान, तो मेघदूते, वहाँ पर एक पूरे श्लोक के माध्यम से नर्मदा नदी का वर्णन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धन्या एषा भूमि यत्र रिक्त स्थानम राजते। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो धन्या एषा भूमि यत्र वेत्रपति राजते, वेत्रपति अर्थात बैतवा। ठीक है, रेवा अर्थात नर्मदा। और जामनी और दसान के बारे में कहाँ पढ़ा है हमने? जब हमने चित्रकूट को पढ़ा था, तो चित्रकूट पाठ को जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आया था किसके बारे में? 4 नदियों के बारे में, है ना? कौन कौन सी? बैत्रवती, जामनी, दशान और एक थी जतारा। ठीक है, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी इस प्रश्न का क्या उत्तर है? प्रश्न का उत्तर है हमारा रेवा। धन्या एषा भूमि यत्र राजते रेवा, अर्थात मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, ठीक है, या भारत भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नर्मदायाः उपरि नासति, नर्मदा के ऊपर नहीं है। ये 3 बांधों के नाम हैं जो कि हमारी नर्मदा नदी के ऊपर बनते हैं। बरगी, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। पर गांधी सागर ये किस नदी पर बनता है? चंबल नदी पर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है गांधी सागर। ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रूयन्ते पदे कः धातु किं च लकारः? क्या श्रूय श्रवणे धातु है? क्या श्रु श्रवणे लट लकार है, या श्रु श्रवणे लृट लकार है, या श्री श्रवणे लोट लकार है? तो दोस्तों यह श्रु श्रवणे धातु लट लकार है, जो कि आत्मनेपद की धातु है। आत्मने। ठीक है, धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक परस्मैपद पद और दूसरा आत्मनेपद, है ना। तो ये जो हमारी धातु है वो थी आत्मनेपद की धातु। ठीक है, जो तो इस प्रश्न का जो विकल्प उत्तर है हमारा ख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्यस्ति पदे कः संधि? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो दोस्तों स्वर अपने पास 13 हैं। 13 से ही 5 वैसे तो संस्कृत में टोटल 8 संधियाँ बनती है स्वर, पर नॉर्मल जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को 8वीं तक संस्कृत में, तो 5 संधियाँ बताते हैं ना। 4 तो यहाँ लिखी हैं, 1 अयादि संधि। ठीक है, और अप्यस्ति में कौन सी संधि होगी? यहाँ पर संधि है दोस्तों यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। इको यणचि। एक क्या है? ई उ री री। यण क्या है? य व र ल। ये क्रमशः इनके यथास्थान होते हैं क्रमशः और बाद में स्वर आने पर। इसलिए यहाँ पर 2 शब्द क्या थे? अपि प्लस अस्ति। ठीक है, उनसे ये रूप बने हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यण संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुर्वती पदे का धातु किम च लकारो अस्ति? जो कुर्वती पद है इसमें कौन सी धातु, कौन सा लकार है? तो दोस्तों करिए उत्तर जल्दी जल्दी और बताइए क्या उत्तर हो सकता है। क्रिय धातु लट लकार है, डुक्रिय करणे धातु लट लकार है, क्रिय करणे धातु लट लकार है, या एतेषु किमपि न। तो क्या हो सकता है दोस्तों? वैसे इस प्रश्न का उत्तर की बात करें तो हम कहें इनमें से कोई भी नहीं है। धातु यही है पर लट लकार नहीं है। धातु पूरी यही है, डुक्रिय करणे धातु है, वहाँ पर आदि लिखी हुई है, यहाँ पूरी लट लकार नहीं है। फिर ये धातु नहीं होती है, फिर इसका सवाल होता ही नहीं है। तो धातु कौन सी है, या ये शब्द कैसे बना है? तो इसको देखें। ये शब्द है दोस्तों डुक्रिय करणे धातु प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, जिससे 3 रूप बनते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, पुल्लिंग में क्या बनता है? कुर्वन, है ना। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? कुर्वती। और यहाँ क्या बनेगा? कुर्वत। तो ये 3 रूप हैं, इनको याद ध्यान रखेंगे, है ना। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा एतेषु न, क्योंकि ये कुर्वती शब्द क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है। चलिए आगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, सुना, समझा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो की जो लिंक है या जो सूचनाएं आपको यथा समय मिल जाए। ठीक है, मिलेंगे फिर एक नए पाठ के साथ। वैसे एक पाठ अपना बचा हुआ है देवी अहिल्या, तो जिसको हम कल करेंगे नए प्रश्नों के साथ, नई क्लास के साथ। अस्तु, फिर मिलते हैं। नमो नमः।